हेलो बच्चों, कक्षा पंचम अनुपम हिंदी व्याकरण क्लास फिफ्थ की है। ये व्याकरण की पुस्तक है। आज आपका व्याकरण का टर्न है, तो अपने अपनी व्याकरण की पुस्तक आगे निकालिए। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। बेटा, हम पढ़ेंगे आज व्याकरण में। आपका पहला पेज निकालिए। इसमें है भाषा। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा भाषा, व्याकरण तथा लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखिए, भाषा, व्याकरण तथा लिपि। सभ्यता के आरंभ में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वह इशारों से ही अपने विचार प्रकट करता था। देखो, जब सभ्यता का आरंभ हुआ था तो मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी, तो वह अपने विचार किससे प्रकट करता था? इशारों से प्रकट करता था। धीरे धीरे उसने पत्थरों, चट्टानों आदि पर चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। समाज में भाषा का बहुत गहरा महत्व है। देखो, किससे लिखना स्टार्ट किया था? पहले उसको चट्टानों में लिखता था, पत्थरों में लिखता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? समाज में भाषा का विकास हुआ। समाज में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों तथा विचारों को अपनी अपनी बोली से के द्वारा प्रकट करता है। समाज में जितने भी प्राणी हैं वो अपने भावों तथा विचारों को क्या करते हैं? अपनी बोली के माध्यम से प्रकट करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर करता है। देखो बच्चों, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, उनमें से मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान कैसे करता है? या फिर बोलकर करता है, लिखकर करता है, पढ़कर करता है और सुनकर करता है। अब देखिए, आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं। ये देखिए, दो लड़कियाँ बैठी हैं। ये चित्र है, दो लड़कियाँ बैठी हैं, बातें कर रही हैं। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है? बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पार्क में परी और ऋचा एक दूसरे से बोलकर व सुनकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। देखो, ये कह रही है, अरे परी, तुम भी पार्क में खेलने आई हो? तो ये कह रही है ऋचा, मैं तो प्रतिदिन सैर करने आती हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे के भाव समझ रही हैं। जैसे ऋचा बोल रही है तो परी समझ रही है, परी बोल रही है तो ऋचा समझ रही है। दादाजी अखबार पढ़कर संसार की घटनाओं के बारे में जान रहे हैं। पीछे दादाजी क्या कर रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। दूसरे चित्र में बोर्ड में लिखकर बताया गया है कि फूल तोड़ना मना है। इसमें बताया गया है कि फूल तोड़ना मना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। क्या करता है मनुष्य? अपनी बात तो दूसरों को के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को भी जान सकता है। अब देखिए, समाज में रहने के लिए प्रत्येक मनुष्य ने सबसे पहले बोलने की भाषा का आविष्कार किया। क्या किया? बोलने की भाषा का आविष्कार किया। यह भाषा का मूल रूप है। क्या है ये? भाषा का मूल रूप। किंतु दूर रहने वालों लोगों से बोलकर विचारों के आदान प्रदान करना बहुत ही कठिन था, इसलिए लिखने का भाषा का जन्म हुआ। देखो बेटा, हम अपनी भाषा किससे कह सकते हैं? जो हमारे सामने बैठ रखा है उससे तो हम अपनी भाषा आसानी से बता सकते हैं, लेकिन जो दूर होगा तो वो हमारी भाषा कैसे बोलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए लिखने की भाषा का आविष्कार हुआ। अब अपना पेज पलटिए, पेज नंबर 2। ये देखिए, आपका पेज नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है: बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। ये चार भाषा के कौशल कहलाते हैं। भाषा का विकास होने के कारण इसके 2 ही रूप दिखाई देते हैं: कथित या मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। आप देखिए, आप पहला वाला कथित भाषा या मौखिक रूप। जब हम अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे कथित या मौखिक भाषा कहा जाता है।
जैसे बेटा अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये हो गई हमारी मौखिक भाषा। जैसे भाषण देना, आपके पास उदाहरण है, भाषण सुनना, टेलीफोन पर बातें करना और सुनना, रेडियो सुनना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, संगीत सुनना आदि। ये सब क्या है, मौखिक भाषा के रूप हैं। अब आप देखेंगे लिखित भाषा। जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों को लिखकर, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं और हम उस कॉपी को चेक करते हैं, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, पढ़ना, कविता, कहानी लिखना और पढ़ना, मोबाइल के संदेश भेजना तथा पढ़ना, ईमेल लिखना और पढ़ना, ये सब क्या है, लिखित भाषा है। अब आपके पास आ गया है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। संसार में अनेक देश हैं, प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। भारत में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगला, मलयालम आदि भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रदेश में बोली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोग द्वारा प्रयोग में जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बेटा, हिंदी है। याद रखना, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब देखिए, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाएं। ये क्या है, विदेशी भाषाएं। भारत में अंग्रेजी का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में क्या बोली, अंग्रेजी भी बोली जाती है। अब है राजभाषा। राजभाषा होती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा 1942 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष यह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। देखो कितनी भाषा मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान में, 22। इसमें है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बांग्ला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती और कोंकणी। ये आपकी कितनी भाषाएं बताई हैं, 22 भाषाएं बताई गई हैं। इनको इसमें दर्जा मिला है, 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा मिला हुआ है। आप देखेंगे बोली। बोली किसे कहते हैं, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहते हैं। स्थानीय लोग द्वारा बातचीत के रूप में जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह बोली कहलाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं है। हरियाणवी, राजस्थानी, मंगोई, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि ऐसी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत में अलग अलग प्रदेशों में होता है। जैसे कि आपने देखा, हमारी भाषा है गढ़वाली। हम गढ़वाली उत्तराखंड के लोग हैं, तो ये उत्तराखंड एक बोली है, इसे भाषा का दर्जा नहीं मिला गया। हम जो गढ़वाली बोलते हैं ये हमारी क्या है, बोली। अब आप अपना पेज पलटिए। ये आपका है पेज नंबर 3, लिपि। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। लिखित भाषा प्रत्येक ध्वनि को कोई ना कोई चिन्ह होता है। देखो, जब हम लिखित भाषा लिखते हैं तो उसकी ध्वनि लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। उस चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्ह को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो जो ढंग होता है उसे कहते हैं लिपि। ये वाला पोर्शन आप देखिए, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, उसे लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। अब देखो, भाषाएं बोली गई हैं, हिंदी, संस्कृत और मराठी, इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की है गुरुमुखी।
उर्दू और फ़ारसी उर्दू और अरबी की है फ़ारसी, ये इनकी लिपि है। अब देखेंगे अब व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर। व्याकरण भाषा के नियमों में बंधकर उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने, लिखने, पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। हम तभी भाषा को शुद्ध रूप में तभी पढ़ सकेंगे जब हमको व्याकरण का ज्ञान होगा। व्याकरण ही उसको पढ़ने, लिखने और सुनने, बोलने के लिए क्या करता है, शुद्ध रूप में पढ़ता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम का ज्ञान कराता है। पढ़िए और समझिए। देखिए, हिरन दौड़ रही है, मेरी यह पुस्तक है, लड़का छत में गिर गया। अब क्या था, ऊपर दिए गए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। क्या है, ये गलत है। इनमें पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। क्या है, हिरन दौड़ रही है, हिरन दौड़ रही है, हिरन, हिरन तो क्या है, हिरन, हिरन दौड़ रही है, ये कोई शुद्ध रूप नहीं है। दूसरे वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। तीसरे वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। तीनों वाक्यों के शुद्ध रूप है, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी नहीं, हिरन दौड़ रहा है, दौड़ रही नहीं, दौड़ रहा है। यह है पुस्तक, जो कि शुद्ध रूप क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है। लड़का छत में गिर गया, ये अशुद्ध है। लड़का छत से गिर गया, ये शुद्ध रूप है। उपयुक्त उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि व्याकरण ही हमें शुद्ध रूप से ज्ञात करवाता है तथा भाषा के नियमों का निर्धारित करता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला वाक्य की शुद्धता को रख सकता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझे बच्चों? अब पेज पलटिए, पेज नंबर 4। पेज का अवश्य ध्यान रखिए, पेज को देख लीजिए। इसमें आओ दोहराएं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इसको हम दोहराते हैं। पहला है, भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है, हमारे भाव और विचारों का आदान प्रदान का साधन है, जिससे हम एक दूसरे से बातें करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप क्या है, मौखिक और लिखित हैं। तीसरा है, भाषा, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, राजभाषा हिंदी है। चौथा है, 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाता है। हम क्या करते हैं, जब किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके चिन्ह होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिपि। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जिसे भाषा का दर्जा नहीं मिला जाता है, जो बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हम गढ़वाली लोग हैं तो हमें गढ़वाली भाषा का दर्जा नहीं है, ये क्या है, एक बोली है, ये भाषा नहीं है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। क्या होता है, व्याकरण से ही भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और लास्ट है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने भाषा के संबंध में पढ़ा, व्याकरण के संबंध में पढ़ा, भाषा के रूप पढ़े, लिपि पढ़ी। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको आप कहीं पे भी फ़ोन करके पर्सनल पूछ सकते हैं और हम इसका अभ्यास दूसरे वीडियो में करेंगे।